भी सुन लो, अपन ने C3 पढ़ लिया, अपन ने C4 पढ़ लिया और अपन ने केम पढ़ लिया। केम हालांकि बुक में है नहीं ज़्यादा, पर अपन देखो दोबारा बात कर रहे हैं एक बार C3 की। तो ये कौन है अपना C3 चक्र। देखो चक्र याद होना चाहिए, मतलब साइकिल याद होनी चाहिए, साइकिल में क्या है और क्या नहीं है। ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, RUBP, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट, सही है। इससे अपन ने क्या बनाया था, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था क्या। इससे क्या बना था, ट्राइओज फॉस्फेट बना था क्या भैया। और इससे वापस क्या बन गया था, ठीक है। यह अपना मुख्य उत्पाद जो थे वो थे। अब कौन कौन सा एंजाइम काम आया या इस क्रिया को अपन ने क्या क्या कहा, तो RUBP किसको ग्रहण करती है, CO2 को। किसको ग्रहण करेगी, CO2 को। और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, तो कार्बोक्सिलीकरण क्रिया हो गई। ये कितने कार्बन वाला था और ये कितना कार्बन है, 1, 5 और 1 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन होने चाहिए थे, 6, लेकिन कितने अणु बना देता है ये 3 कार्बन वाले, 2 अणु, 2 M का मतलब मॉलिक्यूल, 2 अणु, ठीक। तो पहली क्रिया कौन सी थी, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। दूसरी क्रिया का नाम क्या था इसका, तो ये थी अपने पास अपचयन। कौन सी क्रिया थी, यानी कि रिडक्शन। इसमें अपन ने लिखा था 2 तो क्या चाहिए, ATP, और 2 क्या चाहिए, NADPH+H+। ATP से फॉस्फेट जैसे ही ले लेंगे, क्योंकि ये फॉस्फेट कहाँ गया, ट्राइस फॉस्फेट बनानी, तो इससे क्या बन जाएगा, ADP। और ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, NADP+। 2 ही ये बनेंगे और 2 ही क्या बन गया था, ट्राइयूज फॉस्फेट। ये ट्राइयूज फॉस्फेट आगे क्या बनाता है, शर्करा यानी कि स्टार्च वगैरह का निर्माण करेगा। और इस क्रिया को अपन ने क्या कहा था, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, याद आ रही है। तो अपन ने इसको 3 भागों में बांट दिया था, 3 चरणों में बांटा था। पहला अपन ने पढ़ा था कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में अपन क्या करते हैं, CO2 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, CO2 जोड़ते हैं। आगे सुनो, इसमें कुछ काम आया था क्या, 1 ATP और क्या बन गया था, ADP, याद आ गई। तो देखो अपन ने C3 चक्र क्यों कहा, क्योंकि इसमें पहला जो यौगिक बनता है, C3 चक्र में पहला जो स्थायी यौगिक बनता है वो कौन होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और मैंने इसका एक और नाम बता दिया, जैसे एसिटिक अम्ल से अपन क्या बनाते हैं, एसीटेट, वैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल को अपन और कैसे लिख सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, सही है। कैसे बना, कौन ग्रहण करता है CO2 को, RUBP। तो अंतर में यही तो आती है। और प्रश्न कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में, C3 साइकिल में CO2 ग्राही का नाम क्या है, तो CO2 ग्राही कौन है C3 चक्र में, RUBP, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट या फिर डाईफॉस्फेट, दोनों बताए थे। या तो बिस लिख दो या फिर डाई लिख दो, सही है ना भाई। अच्छा, ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में हुई थी क्रिया, तो ये क्रिया हुई थी रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में, रूबिस्को, याद आ रहा है। रूबिस्को का नाम क्या था, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अगर जुड़ता है तो किसके रूप में काम करता है, किसके रूप में, कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगा। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो ये ऑक्सीजन से भी क्रिया कर सकता है और तब ये काम करेगा ऑक्सीजनेज के रूप में। लेकिन एक शर्त और लिखी थी कि अगर CO2 है और O2 है, दोनों हैं, CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ज़्यादा काम करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, सही है कहानी। तो 5C 1C, 3 कार्बन वाले कितने अणु बन गए, 2। पहला यौगिक कौन होगा, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। CO2 ग्राही कौन होता है, RUBP। फिर इसका क्या करेंगे अपन, अपचयन। जब भी अपचयन होगा तो हमेशा याद रख लो, अपचयन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन देने वाला चाहिए। हाइड्रोजन देने कौन आएगा, NADPH2, सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, इसका खुद का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। भाई हाइड्रोजन का निकलना अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसका खुद का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन इस यौगिक में क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन, तो क्या हो गया उसका अपचयन। तो किसमें बदल गया,
ट्राइयूज फॉस्फेट में फॉस्फेट कौन देगा, एटीपी, और हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH2। तो क्या बन गई, ट्राइयूज फॉस्फेट। अब ट्राइयूज फॉस्फेट से अपन एक लाइन लिखी है कि एक तो ये वाला चरण है और ये वाला चरण है। ये चरण एक एक क्रियाओं में नहीं होते बल्कि ये बहुत सारी क्रियाओं में होते हैं। ये NCERT में दिए नहीं है, RBSC दी उसमें दे रखे थे। तो इसके बहुत सारे चरण होंगे, 4-5 चरण होंगे, और क्या बनाएगी एंड में, शर्करा। और इधर वाले भी बहुत चरण चलेंगे और इस क्रिया को अपन कहेंगे पुनरुद्भवन, और अंत में क्या बन जाएगा वापस, RUBP। तो RUBP 3PGA ट्राइयूज फॉस्फेट और वापस RUBP। और इस क्रिया में भी क्या चाहिए अपने को, एक ATP। कुल मिलाकर एक शीतृ चक्र में कितने CO2 को लिया गया है, एक CO2 को। कितनी CO2 लिए, एक CO2 ली गई है। एक चक्र की बात कर रहे हैं, एक साइकिल की बात कर रहे हैं। एक CO2 काम में लिए, कितनी ATP काम में लिए, 2 यहाँ और एक वहाँ। कितनी ATP, 3 ATP। और कितना NADPH2 काम आया है, 2। कितना, 2 NADPH प्लस H+। इतनी कहानी। कितना CO2 पकड़ा है एक बार में, 1। और अपने को क्या बनाना है, ग्लूकोज, C6H12O6। कितने कार्बन पकड़ने पड़ेंगे, 6। मतलब ये जो एक साइकिल है वो कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार चलानी पड़ेगी। कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार। अब एक बार में कितनी ATP चाहिए, 3। तो 6 बार में कितनी चाहिए, तो 18 ATP की आवश्यकता होती है। कितनी ATP की, 18 की। और 2 NADPH काम आए, 6 बार चलने के लिए कितने चाहिए, 12 ATP की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न आ जाता है कि शीतृ चक्र में एक कार्बोहाइड्रेट अणु या ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने ATP चाहिए या फिर कितने NADPH2 चाहिए। तो ATP कितने चाहिए, 18 ATP। कितने चाहिए भाई, 18 ATP चाहिए। और NADPH2 कितने चाहिए, 12। ATP नहीं, NADPH2। यहाँ क्या आएगा, NADPH प्लस H+। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चक्र याद होना चाहिए, डिटेल ऑटोमेटिक बन जाएगी। एंजाइम का नाम याद करना है, रूबिस्को। क्योंकि आज अपन जो पढ़ेंगे, आज अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन, वहाँ रूबिस्को फिर काम आएगा। कौन काम आएगा, रूबिस्को। तो ये तो था भैया अपना कौन सा, शीतृ चक्र। अब बात कर लेते हैं अपन C4 की। किसकी, C4 की। देखो दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भैया यहीं से प्रश्न बनते हैं। कितनी बार चक्र चलेगा, कितनी ATP चाहिए, कितने NADPH2 चाहिए, आदि आदि। अब किसकी बात करेंगे अपन, C4 चक्र की। देखो भैया, अच्छा खोजकर्ता कौन है, शीतृ के कौन थे, शीतृ चक्र के खोजकर्ता केल्विन तथा बेंसन, और मुख्यतः केल्विन अकेला। क्लूरेला शैवाल पर काम किया था, याद आ रही है। और शीतृ चक्र क्यों कहा था, क्योंकि पहला जो यौगिक होता है, स्थायी उत्पाद जो बनता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, C4 चक्र, इसके खोजकर्ता कौन है, H तथा श्लैक। ठीक। और इसमें जो पहला यौगिक बनेगा, पहला उत्पाद या यौगिक जो बनेगा, उसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। और कौन बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और उसमें कितने कार्बन होते हैं, 4। इसलिए इसका चक्र का नाम क्या है, C4 चक्र कह दो, या फिर कह दो H श्लैक चक्र, या तो कह दो C4 चक्र, या कह दो H श्लैक चक्र। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो भाई, अब अपन ने कुछ बात पढ़ी थी कि C4 चक्र किसमें मिलेगा, C4 पादपों में मिलेगा। किसमें मिलेगा, C4 पादपों में। अब C4 पादप क्या होते हैं, तो अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे और उसकी विशेषताएं भी देखेंगे। C4 पादप क्या दे, एक बार देख लेते हैं अपन, कहाँ दिक्कत है। ये देखो भैया, ये अपने पास कोई पत्ती है C4 पौधे की, तो ऊपर तो क्या होती है, ऊपर तो क्या होती है, एपिडर्मिस, कौन सी, ऊपरी अधिचर्म, और नीचे क्या होती है, निचली अधिचर्म। तो ये तो हो गई अपर एपिडर्मिस, और ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। कोई दिक्कत, ये होता है अपने पास संवहन पूल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये मान लिया अपन ने जाइलम है, और ये क्या मान लिया अपन ने, फ्लोएम है। मतलब ये क्या हो गया, संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। इसके बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके बाहर की ओर चारों ओर से कौन सी कोशिकाएं मिल रही हैं, ये कोशिकाएं मिल रही हैं। क्या नाम है भैया इनका, पूलाच्छद कोशिका, क्योंकि इसका नाम क्या है, पूल,
और ये आच्छद मतलब घेरे हुए हैं, तो इनका नाम होता है पूलाच्छद कोशिकाएं, यानी बंडल शीत कोशिकाएं। कौन सी सेल्स? बंडल शीत सेल्स। ठीक, इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी क्या? अच्छा, उससे पहले अपन एक और देख लेते हैं कि यहाँ इस स्थान पर कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी? हैं? पर्णमध्युतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ये इधर जो सारी कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं भाई? ये हैं अपने पास पर्णमध्युतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? पर्णमध्युतक सेल्स, यानी कि मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स। यहाँ तक तो दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे चलें। अब देखो, मतलब अपन बात करें पूलाच्छद कोशिकाओं की कौन कौन सी विशेषताएं। ठीक, तो देखो भैया, पहली विशेषता पूलाच्छद की, पहली तो ये क्या है कि संवहन पूल के चारों ओर पाई जाती हैं। कहाँ मिलेंगी? इस संवहन पूल के चारों ओर पाई जाती हैं। किसके रूप में? अच्छा, इस संरचना को अपन ने कुछ कहा था, क्रेंज एनाटोमी। इसको क्या कहा था अपन ने? क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज शारीरिकी कहा था ना भाई। तो या तो कह दो C4 पत्ती की विशेषताएं क्या है, या तो कह दो C4 पत्ती की विशेषताएं क्या हैं, और या फिर कह दो क्रेंज शारीरिकी की विशेषताएं क्या है। ठीक, क्रेंज शारीरिकी किन पौधों में मिलेगी? C4 पौधों में। कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि क्रेंज एनाटोमी का पाया जाना किन पौधों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 C3, ऑप्शन नंबर 2 C4, ऑप्शन नंबर 3 केम चक्र या केम पादप, और ऑप्शन नंबर 4 है C2 पादप। क्या आएगा? C4। तो संवहन पूल के चारों ओर क्या पाई जाएंगी? पूलाच्छद कोशिकाएं पाई जाएंगी। इनकी भित्ति कैसी होती है भाई? इनकी भित्ति होती है मोटी। इनकी भित्ति कैसी होती है? ये मोटी, और मोटी होने के कारण इनमें अंतरकोशिकीय स्थान या स्थल नहीं पाया। और अगर मोटी भित्ति है तो गैसों के लिए क्या होती है? गैसों के लिए अपारगम्य होती है। कैसी होती है भाई? अपारगम्य होती है। गैसों के लिए क्या हो गई? अपारगम्य। और क्या थी इनमें? जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं वो इनमें क्लोरोप्लास्ट लिख देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये 4-5 विशेषताएं हैं। और क्रेंज का अर्थ क्या था? क्या हो गया? किसमें? अधिक संख्या। हाँ बेटा, हाँ। तो अब देखिए क्या क्या विशेषताएं आई। पहला तो क्या है कि संवहन पूल के चारों ओर पाई जाती हैं। ठीक, इनकी भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी। अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। गैसों के लिए अपारगम्य होती हैं। राइट लगेगा। अच्छा, यही कह रहा था क्या? ठीक है, गैसों के लिए क्या होगी भाई? अपारगम्य होगी। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो अधिक संख्या में पाया जाता है। ये विशेषता है किसकी? पूलाच्छद कोशिकाओं की। मतलब क्रेंज एनाटोमी में या C4 पादपों में 2 प्रकार की कोशिकाएं आ गई पत्तियों में। एक तो कौन सी कोशिका आ गई? पर्णमध्युतक कोशिका। और दूसरी कौन सी कोशिका आ गई? पूलाच्छद कोशिका। अब देखिए भाई, ये तो विशेषताएं याद हो गई, इसको तो हटा दूं मैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। आगे चलें। चलो भाई, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं आ गई। अब कैसे चक्र चलता है वो देखो। अब देखो, ये C4 पादप हैं, उनकी विशेषता ये है कि अगर इनको CO2 कम मिले, तो भी ये काम कर दिए। अब देखो भाई, दो कोशिकाएं बना दूं मैं, छोटी छोटी बना दी, आज कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं के मध्य क्या पाई जाती हैं? जिनसे कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा है, पादप कोशिकाओं के मध्य का वह स्थान जहाँ से 2 पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, क्या कहलाता है? हाँ, जीव द्रव्य तंतु, प्लाज्मोडेस्मेटा। और चित्र में लिखा भी था अपन ने, इस स्थान को क्या कहते हैं अपन? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, जीव द्रव्य तंतु मतलब 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके कारण इनका जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य फ्लो बना रहता है, मतलब आदान प्रदान होता रहता है। देखो भैया, अच्छा ये कौन सी कोशिका है? ये अपने पास पर्णमध्युतक
सेल। ठीक, और ये कौन सी कोशिका है अपने पास? ये है अपने पास पुलाच्छद कोशिका। इसमें कोई समस्या तो है ही नहीं। अब देखो इनके पास दिक्कत क्या है, जो रूबिस्को एंजाइम है जो अपन ने पढ़ा C3 चक्र में, जो मुख्य एंजाइम कौन है? रूबिस्को है। रूबिस्को एंजाइम यहाँ किसके पास है? तो ये जो पुलाच्छद कोशिकाएं हैं इनके पास रूबिस्को एंजाइम भर भर के पाया जाता है, लेकिन इनके पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, जबकि इनके पास पेप्केज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्केज, जबकि इनके पास पेप्केज एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये अंतर। अब देखो होता क्या, हाँ आदान प्रदान नहीं करना, मतलब यहाँ पर कौन सा एंजाइम नहीं है? रूबिस्को। और CO2 को पकड़कर उत्पाद बनाने वाला या कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाला मुख्य एंजाइम कौन है अपने पास? रूबिस्को एंजाइम। लेकिन इन कोशिकाओं में है क्या? नहीं है। रूबिस्को कहाँ है? इन पुलाच्छद कोशिकाओं में। मतलब CO2 को यहाँ लाना पड़ेगा, CO2 को यहाँ लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुख्य जो एंजाइम है वो कौन है? रूबिस्को। और रूबिस्को कहाँ मिलेगा अपने पास? पुलाच्छद कोशिकाओं में। तो यहाँ लाओ CO2 को पकड़ के, यहाँ लाएंगे तो अपन ने एक लाइन भी लिखी थी क्या, चाहे पौधा C3 हो, C4 हो, केम हो, उनमें जो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा वो हमेशा C3 पथ द्वारा या C3 साइकिल द्वारा ही होता है। ये लाइन पढ़ी थी क्या? याद आ रही है? चलो, तो यहाँ पर लाना है अपने को किसको? CO2 को। तो ये वातावरण से क्या आई भैया? CO2 किस रूप में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में आएगी? बाइकार्बोनेट के रूप में। और इसको ग्रहण करेगा कौन? इसको ग्रहण करेगा PEP और मिलकर बनाएगा C4 अम्ल, यानी 4 कार्बन वाला अम्ल बनता है। और उसका नाम भी हम जानते हैं क्या है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं बच्चों? यौगिकीकरण। अब थोड़े छोटे चित्र हैं तो छोटे लिखने पड़ रहे हैं। CO2 है बाइकार्बोनेट के रूप में अंदर आई कोशिका में, PEP ने ग्रहण किया, इस क्रिया को कहा यौगिकीकरण। और पहला जो यौगिक बनेगा, पहला जो उत्पाद बनेगा वो होगा C4 अम्ल। और पहला उत्पाद चूंकि C4 अम्ल है, 4 कार्बन वाला अम्ल है, इसलिए चक्र का नाम क्या है? C4 चक्र। इसलिए चक्र का नाम क्या है? C4 चक्र। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या? अब ये C4 अम्ल जो है उसको वैसे तो बदला जाता है किसमें? मैलिक अम्ल में। मैलिक अम्ल में या फिर एस्पार्टिक अम्ल में, या तो बदल दो मैलिक अम्ल में या फिर बदल दो एस्पार्टिक अम्ल में, किसी में बदल दो। अच्छा, मैलिक अम्ल को मैं मैलिट कह सकता हूँ, अगर किताब में कहीं मैलिक अम्ल की जगह मैलिट मिल जाए तो दिक्कत नहीं है। और एस्पार्टिक अम्ल को अगर एस्पार्टेट मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एसिटिक अम्ल, मैंने उदाहरण बताया था, एसिटिक अम्ल का H+ त्याग दें अपन, क्योंकि अम्ल है। अम्ल कौन होता है? जो H+ देता है, सही है ना? तो एस्पार्टेट भी कौन है? एस्पार्टिक अम्ल है, H+ देने के बाद। और मैलिक अम्ल या मैलिट कह दो, वो भी क्या है? अम्ल है। तो मैलिक अम्ल में बदल गया। अब इसका क्या होता है बच्चों? दूसरी क्रिया होती है परिवहन। क्या होता है दूसरी क्रिया? और परिवहन के द्वारा ये C4 अम्ल कहाँ जाता है? पुलाच्छद कोशिकाओं में। तो देखो C3 अपना पास जो था PEP, ये कितने कार्बन वाला है? इसने CO2 को पकड़ा, 4 कार्बन वाला यौगिक बना देगा। और 4 कार्बन वाला यौगिक पहला जो बनेगा वो कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जरा याद करो, C3 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही कौन था? C3 चक्र में CO2 ग्राही कौन था प्रथम? RUBP। कौन था? RUBP। पहला उत्पाद कितने कार्बन वाला था? 3 कार्बन वाला, नाम 3PGA। यहाँ पर यानी C4 चक्र में या C4 पौधों में CO2 ग्राही कौन है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कितने कार्बन वाला है? यानी कि प्रथम CO2 ग्राही तो कौन हो गया? PEP। पहला यौगिक वहाँ क्या बना था? C3 में 3PGA। और यहाँ कौन बन रहा है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अंतर याद हो गई? ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा? परिवहन C4 अम्ल के रूप में। अब इसमें से क्या निकाल लेनी है? ये CO2 निकाल लेंगे। क्यों? यहाँ पर से CO2 यहाँ लानी है अपने को पुलाच्छद में। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि रूबिस्को एंजाइम कहाँ है? पुलाच्छद कोशिका में। ये रूबिस्को एंजाइम इसको किस में बदल देगा भैया? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आके बदल जाएगा पौधों में किसमें? मंड कह दो या स्टार्च कह दो। ये C3 अम्ल बन गया। अब इधर CO2 को जैसे ही निकाला अपन ने, 1 कार्बन कम हो गई, तो किस में बदल गया? C3 अम्ल में। C3 अम्ल में बदलने के बाद इसका वापस क्या होता है? परिवहन। क्या होगा वापस? ये परिवहन के द्वारा वापस कहाँ पहुँच जाएगा? कौन सी कोशिका है? पर्णमध्यतक कोशिका में। और फिर क्रिया होगी पुनरुद्भवन।
और पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा वापस किस में बदल जाएगा, PEP में। तो ये था अपने पास कौन सा चक्र, C4 चक्र। कितनी कोशिकाओं में मिलकर होता है, 2 कोशिकाओं में। पहली कौन सी, पर्णमध्य तो कोशिका, उसमें CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक कौन है, PEP है। और क्या बना देगा वो, OA 4 कार्बन वाला। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, मैलेट में या मैलिक अम्ल में और एस्पार्टिक अम्ल। अच्छा, कभी मैलेट बन जाए कभी एस्पार्टेट बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका परिवहन होगा कहाँ, मूलाच्छद कोशिकाओं में। क्यों भेजा जा रहा है मूलाच्छद कोशिकाओं में, क्योंकि इसके पास क्या है, रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम क्या करेगा, इस CO2 को मुक्त करवा के यहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। ये वापस C3 अम्ल में चेंज हो जाएगा, वापस कहाँ पहुँच जाएगा, पर्णमध्य की कोशिकाओं में। कोई समस्या, बस एक एंजाइम का नाम याद करना है कि PEP किस एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करता है, नाम क्या था, पेप्केज। ये लिख रहा, क्योंकि पेप्केज एंजाइम कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा, पर्णमध्य कोशिकाओं में। तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या। ये हो गया अपने पास कौन सा, C4 चक्र। C4 क्यों का, क्योंकि पहला यौगिक जो बनेगा वो 4 कार्बन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे हैं अपन कहाँ पर, C4 के बाद केम में। स्क्रीनशॉट भी लेंगे क्या, तो वीडियो का ले लेंगे अपन बाद में। हाँ भैया, अरे समझ तो आ रही है क्या, समझ तो क्या, रिवीजन है तुम्हारा, तो क्या है, रिवीजन है। अब जो पढ़ने नहीं आए उनके लिए काम आ जाएगा वीडियो, और क्या है। हाँ भाई, अब चल रहे हैं अपन कहाँ, केम। केम का मतलब क्या है, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय, यानी कि क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं है। अगर C4 याद है तो इसको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रथम CO2 ग्राही है वो वापस कौन आने वाला है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कितने कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाला। और प्रथम यौगिक जो बनेगा या स्थायी उत्पाद जो बनेगा वो होगा हमारे पास OAA, और ये भी कैसा, 4 कार्बन वाला। सेम है, C3 और C4 में अंतर कर सकते हैं, लेकिन क्या C4 और इसमें अंतर कर सकते हैं, केम में उत्पाद और CO2 ग्राही के आधार पर नहीं कर सकते, हाँ क्रिया के आधार पर कर सकते। कैसे, तो हमें पता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन है, पहले तो मासल पादप, मासल पादप, जैसे कि एलोवेरा था क्या, यानी कि एलोवेरा को क्या कहते हैं अपन, ग्वार पाठा, ग्वार पाठा, नागफनी दी क्या। कुल मिला के जो मरुस्थलीय पौधे हैं, है ना, कैलनचो वगैरह, इन पौधों में क्या मिलेगा, केम पादप पाए जाएंगे। और इन पादपों की एक विशेषता होती है कि इनमें जो रंध्र हैं वो गर्ती रंध्र होते हैं एक तो, और ये दिन में क्या होते हैं लालाओ, दिन में बंद होते हैं, और रात्रि में ये क्या है भाई, खुलते हैं। अगर रात्रि में रंध्र खुलते हैं तो CO2 कब ली जाएगी, रात में। CO2 का ग्रहण कब करेंगे, तो रात में। अगर रंध्र खुले हैं तो रात में ये क्या करेंगे, CO2 को ग्रहण करेंगे। तो रात्रि में क्या हो जाएगा, PEP किसको ग्रहण कर लेगा, CO2 को। कब होगा ये क्रिया, ये क्रिया होगी भाई रात्रि में। कब होगी ये क्रिया, रात्रि में। तो रात्रि में PEP CO2 को ग्रहण करेगा। वही एंजाइम कौन सा, PEP केज, यानी पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में PEP ने क्या किया, ग्रहण किया। और जैसे वहाँ क्या बनाया था वैसे यहाँ पर भी क्या बना लेगा, OA। और ये वापस ये कहाँ आ जाएगा, रसदानी में। ये वही है कहानी, OA मैलेट में बदल जाए, एस्पार्टिक अम्ल में बदल जाए, और उसका कहाँ स्टोर कर लिया जाएगा, रसदानी में। याद आ रही कहानी। मतलब रात्रि के समय जब रंध्र खुले थे तब ये क्या कर रहे हैं, CO2 को पकड़ के बना के रख रहे हैं। CO2 को पकड़ो, CO2 को पकड़ो, क्या बना लिया, या तो कह दो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और या फिर कह दो मैलिक एसिड वगैरह। और कहाँ रख लिया, रसदानी में। अब जैसे ही दिन आएगा तो दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो इसको वापस कहाँ से निकाला जाएगा, रसदानी से निकाला जाएगा। कहाँ से निकाला जाएगा, रसदानी से निकाला जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा, ग्लूकोज का या शर्करा का निर्माण कर लिया जाएगा। और कौन सा चक्र करेगा, C3 चक्र करेगा, क्योंकि दिन में इससे वापस क्या निकाल लेंगे अपन, CO2। और जो CO2 निकलेगी वो C3 चक्र में प्रवेश करके वापस क्या बना देगी,
कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो ये होता है अपने पास कौन सा चक्र, केम चक्र या केम पद। इसमें कोई समस्या किसी को? तो क्या क्या पढ़ लिया रिवीजन? C3 का हो गया, C4 का हो गया और केम का हो गया। अब आज की जो नई हेडिंग है वो डालो, डाल रखिए। चलो आज जो हेडिंग है वो है अपनी प्रकाश श्वसन। हेडिंग क्या है अपनी? प्रकाश श्वसन। इंग्लिश में लिख लिया था क्या? क्या कहते हैं? फोटो रेस्पाइरेशन। अच्छा, 2-4 बात तो अपन इनकी C3 और C4 में बात कर लेती थी। किसकी बात कर ली थी अपन ने? C3 और C4 में थोड़ा सा अंतर अपन ने लिखे थे क्या? क्या अंतर थे? हाँ, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन होता है। C3 पौधों में प्रकाश श्वसन होता है, इसलिए उनकी उत्पादकता क्या थी? कम थी। जबकि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, इसलिए उनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। अब है क्या चीज़? अच्छा, खोजकर्ता सुन लो पहले, बाद में लिखेंगे। इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं डेकर तथा टियो। वैज्ञानिकों का नाम क्या है? डेकर तथा टियो। क्या नाम भैया? डेकर तथा टियो। इसके अन्य नाम हैं, एक तो C2 चक्र भी इसको कहते हैं। प्रकाश श्वसन को और क्या नाम देते हैं? C2 चक्र। याद करें, C3 अलग है, C4 केम, और इसका नाम भी क्या हो गया? C2। तो C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया और केम, 4 चक्र हो गए। ठीक है, C2 चक्र। इसके अलावा इसको कहते हैं ग्लाइकोलेट चक्र। कौन सा चक्र रे? क्यों कहा होगा? क्यों कहा होगा? क्योंकि इसमें ये उत्पाद बनता है। ग्लाइकोलेट क्या बनेगा? उत्पाद। और दूसरा इसको कहते हैं, तीसरा नाम है PCO चक्र। कौन सा चक्र? फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। तो इसके 3 नाम हो गए। किसके? अपने प्रकाश श्वसन के। एक तो नाम है इसका C2 चक्र। अच्छा, सबसे पहले खोजकर्ता कौन है? डेकर तथा टियो। इसका अन्य नाम में क्या है? C2 चक्र। इसी का नाम क्या है? ग्लाइकोलेट चक्र, क्योंकि जो पहला उत्पाद बनेगा वो होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। पहला उत्पाद जो बनेगा वो होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। कितने कार्बन वाला होगा वो? 2 कार्बन वाला। भाई पहला उत्पाद के आधार पर ही तो नाम दिए अपन ने। C3 में 3 कार्बन वाला था, इसलिए C3 चक्र। C4 में 4 कार्बन वाला था, इसलिए C4। और यहाँ पर कितने कार्बन वाला होगा? इसलिए नाम C2 चक्र। और PCO का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। अब सुने भैया, इसमें होता क्या है? पहली बात तो ये कि प्रकाश श्वसन का पाया जाना किन पौधों की विशेषता है? तो प्रकाश श्वसन अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक का मतलब समझते हो ना भाई? केवल इन्हीं में मिलेगा, दूसरे पौधों में नहीं मिलेगा। अभिलाक्षणिक कह दो या चारित्रिक कह दो। चारित्रिक लक्षण है किन पौधों का? C3 चक्र का। किसका? C3 चक्र का। कई बार ये भी आ जाता है प्रश्न, प्रकाश श्वसन का पाया जाना किन पौधों की चारित्रिक लक्षण है या अभिलक्षणिक विशेषता है? तो आंसर क्या होगा? C3। फ्रेंच एनाटॉमी का पाया जाना किन पौधों की विशेषता है? C4 की। और गर्ती रंध्र यानी कि गड्ढे में रंध्र के पाया जाना किन पौधों की विशेषता है? केम की। गड्ढे में रंध्र हैं, दिन में कौन से रंध्र बंद होते हैं? किन पौधों के रंध्र बंद होते हैं दिन में? केम के। और बाकी सभी पौधों के जो रंध्र हैं वो रात के समय बंद होते हैं, दिन में खुले होते हैं। ठीक है ना, उल्टा है मतलब वहाँ पर। तो प्रकाश श्वसन जो अभिलक्षणिक या चारित्रिक लक्षण है वो किसका है? C3 पादपों का। प्रकाश श्वसन को नष्टकारी प्रक्रम भी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं भैया? नष्टकारी प्रक्रम मतलब बेकार है। क्यों? रीजन आ रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई, अपन क्या पढ़ रहे हैं? वैसे तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें CO2 का क्या होता है? वैसे तो स्थिरीकरण, लेकिन इसमें CO2 क्या होती है? मुक्त होती है। उल्टा है। अपन तो क्या चाह रहे हैं? CO2 को पकड़ा जाए और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करा जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? मुक्त। उल्टा कर रहा है, इसलिए नाम क्या है? नष्टकारी प्रक्रम। और क्या होता है? ATP का निर्माण होता है, ATP तथा NADPH2 का निर्माण
वैसे तो होना चाहिए NAD, PH+H+ का निर्माण करते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण में, क्या करते हैं, ATP बनाते हैं, NADPH2 बनाते हैं, लेकिन इस प्रक्रम में इनका भी निर्माण अपन चाहते हैं कि ऊर्जा बने, लेकिन इसमें तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, उल्टा उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, उपयोग। मतलब अपन चाहते हैं ऊर्जा बने, लेकिन ये तो ऊर्जा क्या कर देती है, खर्च कर देती है। ऊर्जा क्या कर रही है, खर्च कर रही है। इस कारण प्रकाश श्वसन को क्या कहते हैं, नष्टकारी प्रक्रम कहते हैं। और नष्टकारी प्रक्रम कहने के पीछे रीजन क्या है कि इसके कारण जो पौधे हैं उनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, कम। इन दोनों तीनों पॉइंटों में कोई दिक्कत? पहला तो क्या है, खोजकर्ता डेकर्टियो, अन्य नाम C2 ग्लाइकोलेट PCO। प्रकाश श्वसन किन पौधों की विशेषता है, छिद्री पौधों की विशेषता है। प्रकाश श्वसन को नष्टकारी प्रक्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन तो चाहते हैं CO2 को पकड़ा जाए, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाए, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, CO2 को मुक्त कर रहा है। ATP तथा NADPH2 का निर्माण नहीं होता, बल्कि ATP का यूज किया जाता है। अपने को तो चाहिए ATP बने, लेकिन ये क्या कर रहा है, ATP का यूज करता है, और इससे उत्पादकता क्या हो जाती है, कम। ये लाइन लिखी थी अपन ने जब अंतर लिखा था C3 और C4 में, कि प्रकाश श्वसन C3 पौधों में पाया जाता है, जबकि C4 में। अब आगे चलें, अब याद करो कोशिका वाला चैप्टर। 3 कोशिकांग अपन ने लिखे थे जहाँ पर प्रकाश श्वसन पाया जाता है। कौन कौन से? देखो याद करना, CPM क्रम से याद करना इसको, है ना। C का तो मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जानते हो ना, हरित लवक। इसके बारे में पढ़ लिया क्या अपन ने? दोहरी जलीय युक्त संरचना है क्या? दोहरी जलीय युक्त है। कैसे रंग की संरचना है? हरे रंग की संरचना है। P पैरोक्सीसोम, पैरोक्सीसोम। और M का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला है क्या? और क्लोरोप्लास्ट भी पैरोक्सीसोम नहीं था। उसमें अपन ने कहाँ पढ़ा था ये? सूक्ष्म कणिकाओं में। पैरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फीरोसोम, 3 पढ़े थे ना, ग्लाइऑक्सीसोम, पैरोक्सीसोम और स्फीरोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों कोशिकांगों में मिलकर क्या पाया जाता है? मिलकर पाया जाता है। ये ध्यान से सुने, इन तीनों कोशिकांगों में मिलकर पाया जाता है। मतलब एक अकेला जो कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेगा, दूसरा अकेला भाग नहीं लेगा, तीसरा भी अकेला नहीं लेगा, लेकिन जब तीनों एक साथ लेंगे तो फिर प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। अब देखो, उत्पाद बनता है क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ जाता है? पैरोक्सीसोम में। और पैरोक्सीसोम में जो बनेगा वो जाएगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया से वापस उत्पाद बन के कहाँ आता है? पैरोक्सीसोम में। और फिर पैरोक्सीसोम से वापस कहाँ आता है? क्लोरोप्लास्ट में। मतलब इस प्रकार तीनों क्रम याद करना है तुम्हें, है ना। CPM, तो PM याद कर लो और क्या पीछे आगे C लगा दो, कैसे भी याद कर लो, CPM। ठीक है भैया। तो प्रकाश श्वसन की क्रिया कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सीसोम में। लेकिन क्रम याद करना है, पहले क्लोरोप्लास्ट आएगा, उसके बाद पैरोक्सीसोम आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। अब सुने, होता क्यों है, क्रिया विधि की बात कर लेते हैं। इसको मिटा दूँ? वो तो लिखा दूंगा मैं अभी, सुनो। हाँ सुन लो पहले आज, उसके बाद लिखने का ही काम है। अच्छा, एक एंजाइम पढ़ा था अपन ने C3 चक्र में। मुख्य एंजाइम कौन है? रूबिस्को। ओ का मतलब ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा। तो प्रकाश श्वसन तभी होता है जब इसको क्या मिल जाती है? तो फिर ये जो रूबिस्को एंजाइम है किसके रूप में काम करेगा? कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर ये काम करता है ऑक्सीजनेज के रूप में। किसके रूप में काम करेगा? ऑक्सीजनेज के रूप में। मतलब अब CO2 से नहीं जुड़ेगा, अब किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। वैसे इसकी टेंडेंसी यानी कि जुड़ने की जो क्रिया है वो किससे ज़्यादा है? CO2 से। लेकिन जब CO2 वायुमंडल में क्या हो जाए? कम, और ऑक्सीजन हो जाए ज़्यादा, तो फिर ये किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जुड़ेगा, तो ये ले लिया मैंने O2, और ये किसके साथ जोड़ दिया? रूबिस्को के साथ। तो बनता क्या है यहाँ पर? 2 कार्बन वाला कौन बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। अभी लिखा था, कौन बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। और 3 कार्बन वाला एक और उत्पाद जो बनता है वो रूबिस्को वाला, C3 वाला, कौन था? 3PGA।
तो इसमें ये उत्पाद मुख्य है, इसलिए इसी चक्र का नाम क्या था? ग्लाइकोलेट चक्र था। क्या नाम था? ग्लाइकोलेट चक्र। और ग्लाइकोलेट चक्र में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या था? C2 साइकिल। क्या हुआ? रूबिस्को एंजाइम वैसे तो क्रिया ज़्यादा करता है किससे? CO2 से। किससे ज़्यादा क्रिया करता है? CO2 से। लेकिन अगर CO2 की सांद्रता क्या हो गई वायुमंडल में? कम। ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? ज़्यादा। तो फिर क्या करेगा? ये जो रूबिस्को एंजाइम है किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और किसके रूप में काम करेगा? ऑक्सीजनेज के रूप में। ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा तो फिर ये क्या कर देता है? किसका कौन सा यौगिक बनाएगा? 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। साथ में कौन बनता है? 3PGA। तो ये मुख्य एंजाइम मतलब जो मुख्य उत्पाद है वो कौन बना? 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसलिए चक्र का नाम क्या है? ग्लाइकोलेट चक्र। क्या कहीं पर ऊर्जा बनी है? इसमें ऊर्जा का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि CO2 को भी नहीं पकड़ा तो क्या उत्पाद बनेगा? भाई जब CO2 को पकड़ता तो क्या बनाता? ये उत्पाद बनाता, शर्करा बनाता। फिर अपन कहते 6 बार घूमता, लेकिन ये CO2 को तो ला ही नहीं रहा। ला किसको रहा है? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का या शर्करा का निर्माण नहीं होता है, और नहीं होगा शर्करा का निर्माण, इसलिए तो उत्पादकता क्या हो गई पौधों की? कम हो गई। तो ये हो जाता है बेटा अपना कौन सा? प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन किन पौधों में मिलेगा? C3 में। C4 में क्यों नहीं होता? वो कहानी और सुन लो। इसको हटा दूँ? C4 की विशेषता क्या? हाँ, ये बाहर की कोशिका है और ये अंदर वाली कोशिका है। ये बाहर वाली कौन सी? क्या कहते हैं उसको? पर्ण मध्योतक। सही है ना? और इसको अपन नाम क्या देंगे? फूल आच्छद, यानी फूलाच्छद कोशिका। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें पाया जाता है कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। तो ये डायरेक्ट संपर्क में है क्या वायुमंडल के? नहीं है। और ये इनका प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर कौन होगा? पेप्केज। मतलब वायुमंडल में चाहे CO2 की सांद्रता कम हो चाहे कम हो, ये क्या करते हैं? CO2 को पकड़ती हैं ये कोशिकाएं, क्योंकि इनका काम ही क्या है? क्योंकि इनके पास एंजाइम कौन सा है? पेप्केज। पेप्केज क्या करेगा? PEP को जगाएगा और किसको जुड़वाएगा? CO2 को जुड़वाएगा। CO2 को जोड़ेगा और यहाँ भले ही CO2 कम है, लेकिन उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? फूलाच्छद कोशिकाओं में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर आई तो वो कौन सा चक्र चल जाएगा? C3। मतलब वायुमंडल में चाहे CO2 की सांद्रता 0.03 से कम हो जाए, C4 पादपों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक CO2 पहुँचानी है अपने को, और इसका लाने का काम तो कौन कर रही है? पेप्केज एंजाइम, यानी कौन सी कोशिकाएँ? पर्ण मध्योतक कोशिकाएँ कर रही हैं। इस कारण किसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है? C4 की। किसकी ज़्यादा उत्पादकता? C4 की। और एक और लिखा था अपने टेम्परेचर वाली बात कि ये अधिक टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर था? 30-45 था। 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। और वैसे भी अपने को मरुस्थलीय पौधे एक तरह से, ये भी कैसे पौधे हैं? मरुस्थलीय। लिखा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे। समझ में आई कि कहानी? लिखा दूँ? उसके बाद लास्ट हेडिंग बचेगी इस चैप्टर की, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भैया, चलो।